नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। आज हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न जो कि विगत कुछ वर्षों में सीटेट ऑनलाइन एग्जाम के अंतर्गत पूछे जा चुके प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपको हेल्प करेंगे आपकी आने वाली जो सीटेट एग्जाम दिसंबर 2022 जनवरी 2023 के लिए। तो बने रहिए और देखते हैं। और इसकी हमारी जो सीरीज चल रही है तो उसी सीरीज में बढ़ेंगे आज हम फिर आगे और देखेंगे एक और यहाँ पर साइड। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है। देखिए, यदि हम विगत वर्षों के कुछ प्रश्नों को देखें तो बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर थे वो कुछ ऐसे थे कि जिनमें हर सेट में जो क्वेश्चन थे, जैसे इस सेट में पूछा गया और उस किसी और सेट में भी वही क्वेश्चन मिलता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इधर के उधर हर सेट में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है, विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा को समझाने के लिए कहना है, या फिर बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना। तो देखिए, यदि हम बात यहाँ पर करें सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली युक्ति की, तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक होता है जब वो कक्षा के अंदर अपना अध्यापन करवाते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर शिक्षक गैर उदाहरणों के माध्यम से भी वहां पर गैर उदाहरणों के माध्यम का प्रयोग करते हैं बच्चों को समझाने के लिए। और यदि हम देखें तो विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने के लिए भी प्रोत्साहित करता है और साथ ही साथ यहाँ पर विद्यार्थी को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना, तो ये भी यहाँ पर शिक्षक बिल्कुल कर सकते हैं। और यदि हम देखें तो बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना, तो ये शिक्षक वहां पर सार्थक अधिगम के अंतर्गत नहीं करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये हमारा इसमें उत्तर बनता है और ये हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, अभिकथन है अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा को बच्चों को समांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। कारण यहाँ पर दे रखा है, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। तो क्या यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, या आर जो है वो सही तरीके से व्याख्या करता है कि या दोनों सही हैं, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है कि या दोनों सही हैं, एक गलत है एक सही है। तो यहाँ पर हमें उत्तर इस प्रकार से इसका देना है। तो देखिए, अपनी कक्षा के बच्चों को वो समांतर रूप से सोचने के लिए कहता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा यहाँ पर कारण देखिए, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देंगे। तो बिल्कुल, जब बच्चे को अध्यापक मौका देंगे तो निश्चित रूप से वो सार्थक तरीके से सीखते हैं, ये बात यहाँ पर हमें सही लग रही है। और वे पहले से जो जानते हैं उनसे संबंध बनाए, तो बिल्कुल बच्चों का पूर्व अनुभव जो है उसको वहां पर जोड़ा जाए उनसे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकल्प नंबर एक जो होगा, जिसमें ए आर दोनों सही है और आर यहाँ पर सही व्याख्या भी करता है ए की। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, संरचनावादी, व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम या फिर अवधारणा समझ, खोजबीन आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, अधिगम के लिए आकलन या अधिगम का आकलन। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की जो अनुशंसा करती है वो करती है रटने पर जो आधारित अधिगम है उसमें बदलाव की अनुशंसा यहाँ पर करेगी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो यहाँ पर होगा उत्तर इसके लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्व अनुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। दूसरा, विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करते हैं। विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते और विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाश करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता, विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा उत्तर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है और यह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है, ये क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए, मीरा को गिटार बजाना पसंद है, उसका अभ्यास भी वो निरंतर करती है और ये कार्य उसको संतुष्टि भी देता है। तो यहाँ पर ये बाह्य प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा, अभावजन्य आवश्यकता है या शारीरिक आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये उसकी आंतरिक प्रेरणा है।
जो उसे इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला प्रश्न है, देखिए, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तित्व भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियों को अपनाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर व्यक्तित्व भिन्नताओं को हमें संबोधित करना है और इसके लिए विद्यालय जो है वो किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियों को अपना सकते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या और आकलन को अपनाना, या फिर विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यता के आधार पर वर्गीकृत करना तथा उन्हें पृथक अनुभागों में पढ़ाना, या लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तित्व भिन्नताओं को पोषित करना, और फोर्थ ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों की व्यक्तित्व भिन्नताओं को दूर किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर हमें बच्चों के साथ में लचीलेपन का भाव रखना होगा और बच्चों की जो व्यक्तित्व भिन्नताएं हैं उनको हमें पोषित भी करना होगा। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो यहाँ पर बनेगा उत्तर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित में से अवधान की कमी जो है, यानी कि ध्यान की कमी कह सकते हैं इसको, अवधान का मतलब ध्यान की कमी। तो यहाँ पर ध्यान की में कमी है और बच्चा जो है वो अति सक्रियता को दर्शाता है। तो ये बच्चा जो है, जिसे हम संक्षिप्त में ADHD के नाम से जानते हैं इस विकार को, और ये बच्चा किस प्रकार की विशेषता को दर्शाता है। तो देखिए, यदि हम देखें तो यहाँ पर ये जो बच्चा निश्चित रूप से रहता है जिसमें ध्यान की कमी है, ध्यान का अभाव है, और बच्चा जो है वो ज्यादा सक्रिय रूप से रहता है, तो अति सक्रिय, तो यहाँ पर ये बैठ कर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति होगी, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, या दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, या बिना रुके लंबे गद्यांश को पढ़ने की क्षमता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो होते हैं इनमें ध्यान की कमी और अति सक्रियता होती है, ये आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति को रखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखिए, अति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर है, उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, या अन्य विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने पर जोर देना चाहिए, उन्हें बाह्य पारितोषिक देकर अभिप्रेत करना चाहिए, या फिर विद्यालय द्वारा उनके अभिकल्पित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए। तो यदि हम देखें तो देखिए, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं तो उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्यक्रम सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए, बच्चे उच्च स्तर के लिए जो भी कुछ पढ़ना चाहते हैं उनकी स्वेच्छा से चयन कर सकते हैं। जो मौलिक पाठ्यक्रम है, पाठ्य सामग्रियां हैं, तो बिल्कुल उन्हें पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित हमें करना चाहिए। तो फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, अमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उससे कम दिखता है और उससे पाठ्य पुस्तक पढ़ने और कार्य करने में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर उसके अध्यापक को उसके काम को पूरा करने की सलाह देनी चाहिए, या फिर यदि देखें तो उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने को और अपने काम में करने में स्थायी छूट देनी चाहिए, या फिर उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों के रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराना चाहिए, उसे अपने सहपाठी की कॉपी में काम उतारने के लिए दे देना चाहिए। तो देखिए, बच्चा यहाँ पर जो है वो दृष्टि दोष से पीड़ित है ना, उसे कम दिखता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे को पाठ्य पुस्तक के जो पाठ है उनके रिकॉर्डिंग बच्चों को उपलब्ध करवाना चाहिए, क्योंकि जैसे दिखने में परेशानी होती है तो यहाँ पर बच्चा जो है सुनकर के अपना अधिगम जो है वो प्राप्त कर सकता है। अगला हमारा प्रश्न आता है, यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप अधिगम निःशक्तता वाले बच्चों की सहायता के आकलन के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे। अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे, या प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे, या फिर प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, या लेखन कार्य को के समय को घटा देंगे। तो देखिए, यदि हम बात यहाँ पर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम अधिगम निःशक्तता वाले बच्चों की, यानी कि जो अधिगम में निःशक्त हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम यहाँ पर प्रदत्त कार्य जो है उनमें के मूल्यांकन को जब हम करेंगे तो वर्तनी बच्चों की जो है, यानी कि जो अशुद्धियां थोड़ी लिखने में अक्षरों की बनावट होगी, मात्राएं होती हैं, उनको हम महत्व नहीं देंगे। बच्चे की भावनाओं को वहां पर देखा जा सकता है उनकी लिखावट में। तो यहाँ पर क्योंकि बच्चे निःशक्त हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके हाथ पैर जो होते हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते, तो इसलिए हम यहाँ पर इन चीजों को थोड़ा सा महत्व जरूर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावनात्मक अधिगम को समुन्नत बनाएगा। तो देखिए, सामाजिक भावनात्मक अधिगम को समुन्नत बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर
विद्यार्थियों में शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, जबरदस्ती थोपे का अनुशासन का प्रयोग, तदानुभूति रखने और बात सुनने वाले अध्यापक, या फिर है यहाँ पर अच्छे अंक लाने का दबाव। तो देखिए, अच्छे अंक लाने का दबाव तो कहीं से कहीं ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पर तदानुभूति रखने वाले जो अध्यापक होंगे ये कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए, त्रुटियों से अध्यापक को कमजोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है, या फिर त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपना समय बचा सकते हैं। त्रुटियां अध्यापक को विद्यार्थी की सोच को समझने का अवसर देती है, या फिर हम कहें कि विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने के लिए कहकर त्रुटियों को तुरंत दूर करना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो त्रुटियां होती है निश्चित रूप से वो अध्यापक को विद्यार्थियों की सोच को समझने के लिए अवसर प्रदान करती है। यहाँ पर 3rd विकल्प जो होगा वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वो अधिगम को प्रभावित करता है। संवेग है, सांस्कृतिक संदर्भ है, परिपक्वता है, रुचि है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत यदि हम बात करें तो उसमें संवेग भी शामिल होते हैं, सांस्कृतिक संदर्भ भी, परिपक्वता भी और रुचि भी। तो कहने का मतलब है कि चारों ही कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। अब इसके लिए विकल्प, जैसे 2 विकल्प दे दिए कि 3 और 4 है, 1 2 3 है, या फिर किसी और में देखें तो यहाँ पर है तीसरे के अंदर 1 2 3 4, और यही बन जाएगा इसमें हमारा उत्तर, क्योंकि चारों ही कारक यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है। देखिए, रचनावाद की विशेषता में जो शामिल नहीं है, शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित कर सकते हैं। कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है। सीखना सामाजिक अंतर्क्रियाओं के द्वारा बाधित होता है। अर्थपूर्ण अधिगम प्रामाणिक अधिगम कार्यों के द्वारा घटित होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें सीखना जो है वो सामाजिक अंतर्क्रियाओं के द्वारा बाधित होता है। तो देखिए, बाधित नहीं होता है, ये रचनावाद की विशेषता में शामिल नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक अंतर्क्रियाओं के द्वारा सीखना बाधित नहीं होता है, सीखा जाता है उससे, है ना। तो रचनावाद उसी पर महत्व देता है और ये उसकी विशेषता में नहीं रहेगा। अगला प्रश्न आता है, कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में कार्टून कहानियों का उपयोग किया गया है, इससे बच्चों को क्या प्रभाव इस पर पड़ता है। तो बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न करते हैं ये चित्र, या फिर है बच्चों में सीखने के प्रति पौर्यता व रुचि को बढ़ावा देते हैं। विद्यार्थियों में ध्यान और अधिगम अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएंगे बच्चे, या फिर विषय वस्तु के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली इनको बनाया जा सकता है। तो देखिए, जो पाठ्य पुस्तकें होती है कक्षा प्राइमरी कक्षा के अंतर्गत, तो वहां पर छोटे बच्चों के लिए कार्टून और कुछ इस प्रकार के चित्र जो है वो पाठ्य पुस्तक में जोड़े जाने के पीछे जो विषय वस्तु है बच्चों को रोचक लगती है और अपने से जुड़ी हुई लगती है, इसलिए उनको ऐसा बनाया जा सकता है। चलिए, 4th विकल्प इसमें उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न आता है, बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश में भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हमें देखना है सही कथन को। परिवेश की भूमिका निश्चित होती है, जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। और दूसरा है, आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है, परिवेश कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। 3rd, आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इससे बदला नहीं जा सकता है। और 4th, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के प्रभाव सापेक्ष रूप से अलग अलग देखे जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे को जैसा पर्यावरण मिलेगा वैसा ही बच्चे का विकास रहेगा। अगला प्रश्न आता है, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्यावस्था, या फिर शिशुअवस्था, या फिर किशोरावस्था। तो यहाँ पर इससे हम क्या कहेंगे। तो देखिए, ये जो अवस्था होती है इसे विकास के चरणों में 2 से 6 वर्ष की तक जो अवस्था होती है इसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। इसे प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड कहेंगे। अगला प्रश्न है, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से किस शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है, किस सिद्धांत के अनुसार। तो शीर्षगामी, अधोगामी, या फिर प्रमस्तिष्की, या फिर है परिधीय। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अधोगामी जो रहेगा सिद्धांत के अनुसार, गामक विकास जो है शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। अगला प्रश्न है, 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया के इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है, तो इसका व्यवहार यहाँ पर किस प्रकार से दर्शाता है।
तो देखिए बच्चे यहाँ पर प्राथमिक सामाजिकरण, द्वितीयक सामाजिकरण, परिपक्वता, अनुवांशिक क्रमानुदेशन को खोलना, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्ची जो है वो प्राथमिक सामाजिकरण के रूप में यहाँ पर इसे दर्शाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन बच्चे भाषा को सीखने के लिए अनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं और पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो देखिए क्या पर्यावरण की भूमिका नहीं होती बच्चों को भाषा सीखने में? तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा ये कथन जो है गलत मिलता है, क्योंकि पर्यावरण की निश्चित रूप से भूमिका होती है। दूसरा देखिए, भाषा विकास केवल अनुवांशिकता का ही उत्पाद है। तो अनुवांशिकता ही डिपेंड नहीं करती, भाषा के विकास के लिए पर्यावरण भी करेगा, यानी कि जो हमारा वातावरण है वो भी करेगा। तो यहाँ पर दूसरा भी गलत मिल रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें दोनों कथन ही जो है वो गलत है। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा ए आर दोनों ही गलत हैं। तो फोर्थ विकल्प होगा इसमें उत्तर। अगला प्रश्न है, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? तो यहाँ पर देखना है हमें उस कारक को जो सर्वाधिक रूप से जोखिम वाला हो। अध्यापकों को उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। दूसरा, पाठ्यपुस्तक की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व, या फिर जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान को स्थानीय ज्ञान के बीच जुड़ाव पर बल, कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम और विकास के संदर्भ में जो कारक यहाँ पर जोखिम वाला होगा वो हमें देखना है। तो देखिए अध्यापक को उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं जब शिक्षक रखेंगे तो ये कार्य यहाँ पर उन बच्चों के लिए, मतलब उन बच्चों के प्रति सर्वाधिक जोखिम वाला कार्य हो सकता है। तो फर्स्ट विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देगा, या लड़कियों और लड़कों को सहजात योग्यता में वृद्धि करने के लिए व्यवहारिक उपगम है, जेंडर संबंधी पूर्वग्रहों को दर्शाता है, या प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा रहेगा जेंडर संबंधी पूर्वग्रह को दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसमें उत्तर। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों को संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों को नमूनों का संकलन करती है, प्रत्येक बच्चे के अवलोकन को डायरी भी रखती है, और इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाएगा? तो देखिए जब शिक्षिका बच्चों के सभी प्रकार की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखेगी, उनको संलग्न करेगी और उनके कार्यों का नमूना भी रखती है, तो इस प्रकार का जो मूल्यांकन होता है उसे मानक एकरूप, संकल्पनात्मक या फिर अध्यापक केंद्रित, सतत, समग्र या फिर मानक आधारित एवं संदर्भ युक्त। तो इस प्रकार का मूल्यांकन जो है वो सतत एवं समग्र मूल्यांकन के रूप में रहेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। आकलन का क्या उद्देश्य है? तो आकलन का उद्देश्य बच्चों को भययुक्त परिवेश में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। तो देखिए भय युक्त नहीं होना चाहिए, मतलब भय मुक्त होना चाहिए, है ना। तो बच्चों को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये भय युक्त है। और दूसरा है अधिगम, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, प्रखर एवं समस्यात्मक रूप में चिन्हित करना, ये भी गलत होगा। अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना और फोर्थ कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना यह आकलन का उद्देश्य इसमें रहेगा। अनिता ने रश्मि को का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनिता का भोजन खा लिया। यह पूजा यह सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, उन्मुखीकरण, या फिर है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण, दंड, आज्ञा पालन उन्मुखीकरण, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है इसमें यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। केंद्रीकरण, प्रतिवर्तिता, क्षतिपूर्ति, वर्गीकरण, या विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तिता एवं सकर्मक एवं अनुमान क्रमबद्धता। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तिता, ऑप्शन नंबर थर्ड।
अगला प्रश्न है, माधव एक झाड़ू पर इस तरह चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े की सवारी कर रहा है, तो उसकी ये क्षमता क्या कहलाएगी? सांकेतिक प्रस्तुतिकरण या फिर आत्म केंद्रीयवाद, संरक्षण, क्रमबद्धता। तो देखिए बच्चा यहाँ पर घोड़े झाड़ू पर चढ़कर घोड़े की पर जैसे चढ़ता है वैसे ही यहाँ पर बच्चा अभिनय करता है, तो ये एक सांकेतिक प्रस्तुतिकरण बच्चा यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला हमारा प्रश्न आता है, ले वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थियों की वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, उसी स्तर पर है या बहुत ऊपर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऊपर है, यहाँ पर दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ ऊपर है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम के इस वचन को हम क्या कहेंगे? तो वचन नहीं है, वाचन है। अकरम का वाचन यहाँ पर क्या कहलाएगा? आत्म केंद्रित वाचन, व्यक्तिगत वाचन, या फिर अगला होगा यहाँ पर सामूहिक वाचन, सामाजिक वाचन। तो यहाँ पर व्यक्तिगत वाचन ये रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न आता है, बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर है हावर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टेनबर्ग, अल्फ्रेड विनेट या फिर है BF स्किनर। तो ये सिद्धांत को देने वाले जो थे वो थे हावर्ड गार्डनर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो प्रश्न थे हमारे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।